बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अदालत में रो पड़े। अखबारात ने बहुत अदब एहतराम का ख्याल किया और कह दिया कि वो आबदीदा हो गए। मैं सोचने लगा कि कितने ही मजलूमों के आंसू अदालत के अंदर और अदालत के बाहर गिरे होंगे। मकाफात अमल क्या होता है? 14 फरवरी 1978 के अखबारात में खबरें शाये हुई कि रात शबनम के घर डाका पड़ा है और डाकुओं ने रोबिन घोष और उनके बच्चों को रस्सियों से बांधकर उनके सामने शबनम की बेहुरमती की और नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जनरल ज़ियाउल हक के चहीते सेक्रेटरी फ़तेह खान बंदयाल के साहबजादे हैं। फ़तेह खान बंदयाल जो FK बंदयाल के नाम से मशहूर हैं। ये साहब इम्पोर्टेड निगरां वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला भी रहे 23 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक। आप सोच रहे होंगे कि शबनम डकैती केस का उमर अता बंदयाल से क्या ताल्लुक़ और फ़तेह खान बंदयाल के साथ क्या ताल्लुक़। सैयद इर्तिका ज़ैदी एक साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी इर्तिका, जो दिसंबर 2016 में शाये हुई। उसमें शबनम डकैती केस के हवाले से वो लिखते हैं, मशरिक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली उस वक्त की मशहूर अदाकारा शबनम और उनके शौहर रोबिन घोष ने बांग्लादेश बन जाने के बाद भी पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया और पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर ये दोनों फ़नकार छाए रहे। रोबिन घोष मौसीक़ार के तौर पर बहुत मशहूर थे। एक दिन अखबारात में ख़बर छपी कि रात शबनम के घर डाका पड़ा है और 3 डाकुओं ने रोबिन घोष और उनके बच्चों को रस्सियों से बांधकर उनके सामने शबनम की बेहुरमती की और नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए पुलिस के सरबराह को हुक्म दिया कि हर सूरत डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। चुनांचे चंद दिन बाद ही तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ ज़ैदी साहब से कुछ भूल हुई है, क्योंकि इस केस में 7 अफराद मुलविस थे, जिनके नाम मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। चंद माह मुकदमा चला, फिर डाकुओं को उम्र कैद और उसके सरबराह फारूक बंदयाल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फारूक बंदयाल वफाकी सेक्रेटरी FK बंदयाल का भांजा था। यहाँ भी इर्तिका साहब ने एहतियात से काम लिया, सिर्फ वफाकी सेक्रेटरी लिखा। ये वफाकी सेक्रेटरी बड़े मशहूर और असर रसूख रखने वाले DMG अफसर थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के DMG अफसरान को इस्तेमाल करके शबनम और फारूक बंदयाल का राज़ीनामा कराया और शबनम ने फारूक बंदयाल को माफ़ कर दिया। ये माफ़ीनामा अदालत में पेश करके फांसी की सज़ा में कमी की दरख्वास्त की गई, लेकिन अदालत ने माफ़ीनामे के बावजूद सज़ा में कमी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शबनम पर दबाव डालकर और धमकी देकर ये राज़ीनामा कराया गया है। फारूक बंदयाल ने फांसी के ख़िलाफ़ सदर ममलिकत से रहम की अपील की। ज़ियाउल हक ने रहम की अपील मुस्तरद कर दी और अखबारात में सुर्खी लगी कि रहम की अपील मुस्तरद होने की वजह से फारूक बंदयाल को किसी भी दिन फांसी दे दी जाएगी। फारूक बंदयाल के मामू यानी FK बंदयाल ने DMG अफसरान से मिलकर ज़ियाउल हक को पैगाम भिजवाया कि अगर फारूक बंदयाल को फांसी दी गई तो तमाम DMG अफसरान इस्तीफ़ा दे देंगे। ज़ियाउल हक के पांव तले ज़मीन खिसक गई। ब्यूरोक्रेसी के कई सौ अफसरान DMG ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। उनके इस्तीफ़ा देने के बाद हुकूमत चलाना नामुमकिन हो जाता। चुनांचे ज़ियाउल हक को ब्यूरोक्रेसी के आगे घुटने टेकने पड़े और फारूक बंदयाल की सज़ा उम्र कैद में बदल गई। यही फारूक बंदयाल बाद में PTI में शामिल हुआ, तो PTI ने इसी केस की बिना पर उसे निकाल दिया, लेकिन अब भी बंदयाल ख़ानदान की तमाम हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं। फारूक बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कज़न है, उनका फूफीदाद भाई है, फिल्म स्टार शबनम गैंग रेप और डकैती का बड़ा मुल्ज़िम था। ये बिगड़े शहजादे नामवर अदाकाराओं को अगवा करते, मालो दौलत लूटते, सोना लूटते और फिर हीरा मंडी के चक्कर भी लगाते। गैंग रेप इनका शगल था।
इन लोगों ने फिल्म स्टार ज़मरुद का भी गैंग रेप किया था। कई अदाकाराएं इनके बाअसर होने की वजह से खामोश रहती। यही वजह थी कि इन लोगों के इतने हौसले बढ़ गए कि उन्होंने शबनम के खाविंद रोबन घोष को बांध कर और उसके बच्चे के सामने शबनम का गैंग रेप किया था। इस जुर्म के तमाम मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई थी। इन मुजरिमों ने यह मशहूर किया कि उन्हें मिडिल ईस्ट के एक मुल्क की सिफारिश पर उनकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील की गई और फिर ये दलील दी गई कि फिर उन्हें शबनम ने भी माफ़ कर दिया था। इस केस में 7 मुजरिम थे: फारूक बंदयाल, वसीम याकूब भट्ट, ताहिर तनवीर, जमील अहमद चट्ठा, जमशेद अकबर शाही, एम जफ़र और आगा अकील अहमद। अफसोसनाक पहलू यह है कि मुल्क के साबिक वज़ीर क़ानून एम जफ़र, जो कि वकील तो थे मजलूम अदाकारा शबनम के, लेकिन साथ दे रहे थे जालिमों का। उन्होंने मुल्ज़िमान से रियायत बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। रोबन घोष अब दुनिया में नहीं है, शबनम मौजूद हैं। उनके अंदर शायद इतना हौसला हिम्मत ना हो कि वो इस बात का ऐलान करें कि उन्होंने किस दबाव के तहत इन मुजरिमान को माफ़ किया था। मुजरिमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत इनको सज़ा दे चुकी थी। लोग इन्हें मुल्जिम नहीं है, ये मुजरिम है। इन पर जुर्म साबित हो चुका था और ये अब भी दनदनाते फिर रहे हैं इस माशरे में, इस जुर्म के लोग। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप अगर इंसाफ पसंद हैं तो शबनम डकैती केस का फैसला इंसाफ पर नहीं हुआ था। असल मुजरिम अपने असर की वजह से, अपने पूरा बाअसर होने की वजह से सज़ा से बच गया था। अब भी वक्त है कि उस मुजरिम को सज़ाए मौत दें ताकि इंसाफ की तकमील हो। तब हम जानेंगे कि आप मुनसिफ हैं। अब आइए दूसरी तरफ, यानी उमर अता बंदयाल साहब जो अदालत में रोए हैं, इससे कबल वो ये भी कह चुके थे कि जजों की तनख्वाह से इलेक्शन करवा लिया जाए। उन्हें इलेक्शन की फ़िक्र क्यों है? मुल्क जो है इक़्तिसादी बहरान में मुब्तला है। जवाब ये दिया जाता है कि ये आइनी तकाज़ा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। और वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आइनी किरदार अदा करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं कि एक जज को सज़ा देने के लिए कहा जा रहा है और जज्बाती हो गए। उनके ये जज्बात उस वक्त नहीं थे जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और उन्हें तलब कर लिया था अदालत में। उनके ये जज्बात उस वक्त नहीं भड़के थे जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ गैर आइनी रेफरेंस आया था। उनके जज्बात उस वक्त नहीं भड़के थे जब साकिब निसार ने तमाम अदालतों के फ़ैसले मुस्तरद करके उन पर अपनी ज़ाती राय मुसल्लत करके आसिया मसीह को मुल्क से बाहर भेज दिया था। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि 2 साल से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अहले खाना को सज़ाएँ दी जा रही हैं। जनाब, आपके अहले खाना को सज़ाएँ कौन दे रहा है? PTI की हुकूमत ने दी या मौजूदा हुकूमत ने? 2 साल के अरसे में तो दोनों हुकूमतें आ जाती हैं। आप पर इल्ज़ाम यह है कि आपका ख़ानदान आपके अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज होता है। ज़्यादती तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़ानदान के साथ हुई है। उनके अहले खाना को तो अदालत में पेश होना पड़ा। आपके अहले खाना तो आपकी 50 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा की तनख्वाह के मज़े लूटते हैं। मुफ्त बिजली गर्मी में, जितना चाहो AC चलाओ तो बिल नहीं आएगा। मुफ्त गैस सर्दी में, जितना चाहो हीटर चलाओ बिल नहीं आएगा। कम से कम 600 लीटर पेट्रोल मुफ्त, जितना चाहो सफ़र करो। हवाई सफ़र के बारियात टिकट, होटलों में मुफ्त क़याम, क्योंकि रकम हुकूमत देगी। तभी तो आपने ये पेशकश की है कि जजों की तनख्वाह से इलेक्शन हो सकते हैं। ये मुल्क इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, लेकिन जज, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफसरान अपनी अय्याशियाँ और रियायतें नहीं छोड़ने को तैयार। आपके इंसाफ का हाल ये है कि एक शख्स वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है, धमकी देता है, खुली धमकी। आपकी अदालतें उसे सज़ा नहीं देती, उसे गिरफ्तार तक नहीं होने देती। लेकिन अगर PTI के अलावा कोई दूसरी जमात सामने हो तो अदालत का कलम तेज़ चलता है, उसके ख़िलाफ़ चलता है। आप फरमाते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आइनी किरदार अदा करेगी।
आपने अपना आईनी किरदार उस वक्त क्यों नहीं अदा किया जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलता है, जब आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद को तलब किया जाता है और वो नहीं आता? क्या चीफ जस्टिस जानते हैं कि 1988 के बाद से अदालत के वो फैसले जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखे गए हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी है? इसलिए कि 1973 के आइन के निफाज के 15 साल के अंदर उर्दू सरकारी ज़ुबान हो जानी थी। आइन में जब भी तरामीम की गई तो इस आर्टिकल को नहीं छेड़ा गया, गोया ये बात मुसल्लम है कि ये अब मौसर है, बज़ुबान अंग्रेज़ी वैलिड है। लिहाजा अदालत के जितने भी फैसले अंग्रेज़ी में लिखे गए गैर कानूनी हैं। हुकूमत के जितने भी अहकामात अंग्रेज़ी में दिए जाते हैं वो गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। इसके लिए आपके पास बहुत से दलाइल होंगे, लेकिन आइनी तकाज़ा ये है कि तमाम कार्रवाई, तमाम सरकारी कार्रवाई उर्दू में हो। आपके लिए बेहतर यह है कि आप सियासत में मदाखलत बंद कर दें, जुडिशल मार्शल या अदालती आमरीत न कायम करें। इस वक्त एक सियासी जमात पीटीआई ने मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर बदहाल कर दिया है, उसे सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है, जबकि मेरे ख्याल में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ यह है कि जमहूरी अदवार को आवाम के लिए नाकाबिल कबूल बनाने के लिए हमेशा साजिशें की गईं और तब्दीली के लिए कभी मार्शल लॉ और कभी अदालती अहकामात का सहारा लिया गया। लेकिन इस बार इमरान खान की तब्दीली के लिए पार्लियामेंट ने जमहूरी तरीक़ा इख्तियार किया तो उन अनासिर को जो ये काम खुद करते थे बहुत बुरा लगा। फ़ौज के सरबराह का फ़ैसला मेरिट पर हुआ और फ़ौज अब तक अमलन सियासत से अलग नज़र आ रही है, लेकिन अदलिया मुकम्मल तौर पर जानिबदार और सियासी हो गई है। अब सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के वालिद काजी ईसा पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शमूलियत के मुखालिफ थे। ये तारीख़ी सियासत है और तारीख़ लिखने वाले हर शख्स का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन काजी ईसा मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सदर हुए थे। उन्होंने बलूचिस्तान में औरतों की खुली मार्केट में ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था, जो सरदारों को पसंद नहीं आया था, इसलिए कि 1901 के फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 111 में इसकी गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन उस ज़माने के काजी ईसा के सियासी इख्तलाफात का जिक्र आज उनके साहबजादे काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो वो वाक़या जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया है उसका ताल्लुक़ भी जस्टिस उमर अता बंदयाल से है कि उनके वालिद फ़तेह खान बंदयाल ने एक घिनौने जुर्म के मुजरिम को छुड़ाने के लिए अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और जनरल ज़िया-उल हक़ पर दबाव डाला और जनरल ज़िया-उल हक़ उसके दबाव में आ गए। काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ घिनौना प्रोपेगेंडा बंद करें, वरना कौम के आंसू बहुत से हैं, वो रंग लाएंगे। जस्टिस गुलजार ने भी कौम को रुलाया है, जस्टिस साकिब निसार ने भी कौम को रुलाया है, जस्टिस इरशाद हसन खान ने भी कौम को रुलाया है, जस्टिस मुनीर ने भी कौम को रुलाया है। कौम के ये आंसू अब रंग ला रहे हैं। जनाब दयाल साहब, आपके आंसू उन आंसुओं से ज़्यादा कीमती नहीं हैं जो अपने मुजरिमान की शनाख्त के वक्त अदाकारा शबनम ने अदालत में बहाए थे। आज वो आंसू रंग ले आए हैं और रंग लाते रहेंगे ऐसे आंसू। कौम को खून के आंसू रुलाने वाली ये अदालतें कब इंसाफ करेंगी, हम आज तक मुंतज़िर हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी हमारा पैगाम पहुंचाइए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।